जियोनी नाम तो सुना होगा ना। आज आपको इसी कंपनी के बारे में एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगी। तो बात है 1974 की। अमेरिका की एक बहुत बड़ी एयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी फेडेक्स अपने शुरुआती दौर से गुजर रही थी। फेडेक्स के फाउंडर एंड सीईओ फ्रेडरिक स्मिथ ने देखा कि कंपनी के अकाउंट में सिर्फ $5000 बचे हैं एंड कोई भी नया इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं है। तो स्मिथ चल दिए कंपनी को एक अलग ही तरीके से बचाने के लिए। ये जाते हैं लास वेगास के कसिनो एंड वहां पे खेलते हैं ब्लैक जैक। यहाँ पे कसिनो से जीतते हैं $27000 एंड ये पैसा री इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी कंपनी के अंदर एंड फाइनली कंपनी को कर्जे से बचा लेते हैं। एंड आप जान के चौंक जाओगे कि आज की डेट में फेडेक्स का नेट वर्थ है अप्रोक्सीमेटली $64 बिलियन। अब ये तो ऑब्वियस है कि स्मिथ भाई का लक अच्छा था, नहीं तो ये अपने $5000 भी कसिनो को दे आते। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी चीज को सेम कोई कॉपी करता है अप्रोक्सीमेटली 44 ईयर्स के बाद एंड आज ये वीडियो इसी केस के ऊपर बेस्ड है। तो जैसा आपको पता है कि आज हम जियोनी स्मार्टफोन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो 2018 में $2.9 बिलियन के कर्ज में आ जाती है। और जब कंपनी का लॉस नहीं रुकता तो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ लियू लिरोंग को कोई और रास्ता नहीं सूझा। ये पहुंच जाते हैं हांगकांग के कसिनो में जुआ खेलने। ये तब तक खेलते रहते हैं जब तक ये हार नहीं गए छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि पूरे 1200 करोड़ रुपए। कुछ रिपोर्ट्स ने तो इन नंबर्स को और भी ज्यादा बताया था, लेकिन लियू लिरोंग का ये खुद से स्टेटमेंट है कि उन्होंने यस 1 बिलियन युआन को गैम्बलिंग में अच्छी तरीके से गवा दिया है। अब इनकी कंपनी जियोनी इस टाइम भले ही कैसे भी हालत में चल रही हो, लेकिन इस गैम्बलिंग वाले कांड के बाद कंपनी की किस्मत ने भी इनको हाथ जोड़ दिए। वैसे भी कंपनीज को बचाने का ये अतरंगी तरीका शायद ही कुछ चुनिंदा लोगों ने चूज करा हो। तो अब जियोनी एज अ कंपनी के बारे में बात करें तो जियोनी ने अपनी जर्नी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के साथ शुरू करी, लेकिन जल्दी ये स्मार्टफोन मार्केट में एंटर कर जाती है। स्टार्टिंग से ही इनको पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं, स्पेशली इनकी S5 सीरीज के लिए। तो यहां से जियोनी को समझ में आ गया कि इनको मेजर चंक ऑफ बिजनेस सिर्फ स्मार्टफोन्स के ऊपर ही करना है। अब कंपनी ने चाइनीज सेलिब्रिटीज जैसे कि फैन बिंगबिंग, बास्केटबॉल प्लेयर याओ मिंग से पार्टनरशिप की और मार्केटिंग में हाथ जमाकर एक अच्छा कस्टमर बेस बनाया। अब जियोनी की एस्टैब्लिशमेंट जो हुई वो 2002 में चाइना के शेंजन सिटी में हुई थी, लेकिन अराउंड 10 साल के बाद चाइना में इनका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 4.7% पे आ गया था। इतना मार्केट शेयर काफी था सैमसंग एंड एप्पल जैसी कंपनीज को एक अच्छी खासी टक्कर देने के लिए। अब कंपनी का जो पीक था ना वो 2012 से 2017 तक रहा, क्योंकि 2013 के अंदर इन्होंने इंडिया में अपना पहला कदम रखा। 2013 में जब जियोनी ने अपना फ्लैगशिप फोन ड्रीम D1 दिया तो उसने हाफ प्राइस के अंदर iPhone 5 वाले फीचर्स देने की कोशिश करी, जैसे कि 4 इंच की बड़ी स्क्रीन, 2100 mAh की बैटरी, 8 मेगापिक्सल एंड 1 GB की रैम। आज की डेट में ये सब बहुत ही लो ग्रेड लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये फ्लैगशिप हुआ करता था। अब स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोगों ने भी जियोनी को खूब प्यार दिया। आई एम श्योर आज की डेट में भी शायद आपके पास कोई पुराना शायद जियोनी का फोन पड़ा हो। अगर पड़ा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। बेसिकली अपनी कंपेटिटिव प्राइसिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल प्रोसेसर्स, वाइब्रेंट डिस्प्लेस एंड इनोवेटिव डिजाइन्स के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गए इंडिया के अंदर। जब भी इंडियन यूजर्स अफोर्डेबिलिटी के एंगल से देखते थे तो ये हमेशा मैक्सिमम नंबर ले ही जाता था। इंडिया में जियोनी की इमीडिएट सक्सेस हुई एंड जस्ट इसके बाद ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आने वाले 3 सालों में ये इंडिया की मार्केट का 10% हिस्सा ले लेंगे। कंपनी ने यह भी डिस्क्लोज करा कि चाइना के बाद इंडिया को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एंड इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने हर साल अप्रोक्सीमेटली 20 नए मॉडल्स निकाले जो कि ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन्स ही थे। अब आता है 2014 एंड यहां पे जियोनी ने एक से बढ़कर एक क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर ध्यान दिया। इसमें से एक था #every7 seconds। ये बहुत ही ज्यादा हिट हुआ क्योंकि यहां पे बेस्ट आंसर देने वाले को ये एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर रहे थे, काइंड ऑफ तब का गिव अवे। एक और ही ऐसा कैंपेन हेलो इंडिया के नाम से था, जिसमें पार्टिसिपेंट से ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आप अपने फोन के अंदर किस तरीके के फीचर्स देखना चाहोगे। ये भी बहुत ही पॉपुलर हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स जैसे कि जियोनी सुपरसोनिक म्यूजिक फेस्टिवल गोवा, सेक्सीएस्ट फोन कैंपेन, जियोनी इंडिया बीच फैशन वीक से कंपनी ने अपने यूजर्स को लगातार इंटरैक्टिव मोड में रखा। तो 2014 इनके लिए काफी महत्वपूर्ण ईयर रहा, क्योंकि इसी ईयर के अंदर इनको टैग मिल जाता है वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वैल्यू के टर्म्स में ये 4th पे थे एंड एवरेज सेलिंग प्राइस यानी ASP को देखें तो ये वर्ल्ड की 2nd नंबर रैंक पे आ गई थी। दिस वाज जस्ट एक्सीलेंट। मतलब किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि एक नई कंपनी जो इंडिया में एंटर करती है महज कुछ
कुछ 2 से 3 सालों के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ करती है कि टॉप की कुछ कंपनीज के अंदर आ जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि देखना ये होगा कि ये कब तक इस तरीके से मेंटेन कर पाए। अब जियोनी के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे विलियम लू, वो मीडिया को ये बताते हैं कि इस साल में अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन फोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इनका टारगेट इन्होंने ये रखा कि अब इस प्रोडक्शन को 10 to 15 मिलियन यूनिट्स एक्स्ट्रा ये बनाने की कोशिश करेंगे एंड आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएंगे। अपने सर्विस सेंटर्स का नंबर बढ़ाने के साथ साथ ये अपना गोल रख लेते हैं कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज की लिस्ट में ये आना चाहते हैं। तो अब शुरू होता है 2015 एंड जियोनी ने अब अपना ई लाइफ S7 लॉन्च कर दिया है। ये फोन कोई कॉमन फोन नहीं था, इस फोन को एक टैग मिला वर्ल्ड का थिनेस्ट स्मार्टफोन, जिसकी थिकनेस है सिर्फ 5.5 मिलीमीटर। इसके कुछ ही टाइम बाद इन्होंने ई लाइफ E7 मिनी लॉन्च किया, जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल का 360 डिग्री रोटेटिंग वाला कैमरा है, जो ओप्पो के उस टाइम पे N1 में भी आता था। साल के खत्म होते होते एक और नया फोन लॉन्च होता है जिसका नाम था मैराथन M5 एंड इस फोन के अंदर इन्होंने पूरे 6020 mAh की बैटरी डाल दी थी, जिसके साथ ये क्लेम कर रहे थे कि 24 घंटे नॉन स्टॉप आप मूवीज देख सकते हो अपने फोन के ऊपर। एंड ये मैराथन नाम इन्होंने इसी से लिंक कर दिया था, जो कि एक मेजर सक्सेस रहा उस टाइम पे। कहने का मतलब इसी तरीके के स्टाइलिश एंड इनोवेटिव फीचर्स ये अपने फोन्स के अंदर ऐड करते रहे टाइम टू टाइम, लेकिन इस टाइम तक इनकी होम कंट्री से इनको एक स्टिफ कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो गया, लेनोवो, ओप्पो एंड शाओमी। आपको याद हो तो 2014 में शाओमी ने धूम मचा रखी थी एंड चाइना जैसी मार्केट के अंदर उसने बहुत अच्छी पकड़ बना ली अपनी। तो एक इंटरव्यू हुआ जियोनी इंडिया के सीईओ अरविंद आर वोरा जी का, उन्होंने कहा कि कंपनी को कंपटीशन से कोई डर नहीं है। उनको इंडिया में आए सिर्फ 2 साल हुए हैं एंड इन 2 सालों के अंदर उन्होंने 50 लाख से ज्यादा अपने फोन शिप आउट कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जियोनी बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करेगा, जिसके लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी एंड इंडिया की टॉप 5 कंपनीज के अंदर आके दिखाएगा। अब सिर्फ इंडिया ही नहीं था लिस्ट में जिसको जियोनी कैप्चर करना चाहती थी। इंडिया के अलावा ताइवान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, वियतनाम, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, रशिया, द फिलीपींस एंड अल्जीरिया जैसे 50 और कंट्रीज थे जिसके अंदर जियोनी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लिया। एंड इन सबके पीछे सिर्फ 2 कॉमन चीजें थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स। ये काफी हद तक जियोनी के फेवर में काम करते रहे। बात यहां खत्म नहीं होती, 2015 की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये साल खत्म होने से पहले जियोनी ने अपना पहला मेड इन इंडिया फोन F103 लॉन्च कर दिया, जिसने ये प्रूव किया कि सिर्फ बातों की नहीं खेल रही है जियोनी एंड एक्चुअल में काम करके भी दिखा रही है जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं। 2016 स्टार्ट होता है जियोनी के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैंपेन से, जिसका नाम था सेल्फिस्तान। याद आया? इसमें जियोनी ने अपने न्यू फोन मॉडल A1 को फीचर किया था। अब जैसा हमने पहले ही बताया कि जियोनी सेलिब्रिटीज को अप्रोच करने में झिझकती नहीं है, तो ऐसे ही इंडिया के जो सेलिब्रिटीज थे, गौतम गंभीर, रफ्तार, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट, विराट कोहली एंड इवन 2017 में प्रभास को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये सब किस लिए था? मासेस एंड यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर बनाने से कंपनी को एक चेहरा मिल जाता है जिससे लोग रिलेट कर पाए एंड उससे सेल्स उनकी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। अब 2016 के टाइम पे जियोनी के 60% डिवाइसेस इंडिया की सिर्फ 2 फैसिलिटी के अंदर बन रहे थे, फॉक्सकॉन एंड डिक्सन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फिगर होता है कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का कि एक्चुअली में वो कितने फोन्स बेच पा रहे हैं। तो जियोनी का ये नंबर था 5 लाख यूनिट्स एवरी मंथ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन्स में ये लोग आगे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन में भी ये काफी आगे रहते थे। मार्च 2016 में इन्होंने लॉन्च किया एक फ्लिप फोन W909। ये फोन वैसे तो नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह यूज किया जा सकता है, अगर नहीं तो आप इसके ऊपर लगी हुई स्क्रीन को भी एज अ सेकंड डिस्प्ले ट्रीट कर सकते हो। एंड ये चीज सबको पता है कि रिसेंटली सैमसंग दोबारा से फ्लिप फोन्स का ट्रेंड ले आया है। एनीवेज इन मॉडल्स का प्राइस जस्टिफाइड नहीं था, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो जियोनी 7000 से 30000 तक के सेगमेंट को टारगेट करती थी। अब ऐसा नहीं था कि सारे फोन जियोनी के बहुत ही बढ़िया चल रहे थे, बीच बीच में सेटबैक भी मिलते थे। जैसे कि इनका एक मॉडल था M2017, जिसको लॉन्च तो बहुत ही जोरों शोरों से करती है कंपनी, लेकिन ये बिल्कुल भी फोन चला नहीं। यहाँ पे कंपनी के पास अराउंड 5% मार्केट शेयर है एंड कंपनी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने नियर फ्यूचर को लेके कि ग्रोथ बहुत ही तेजी से कर पाएंगे। स्पेशली इंडिया में देखा जाए तो कंपनी के पास 20,000 रिटेलर थे, लेकिन इनका एम था कि एटलीस्ट 1 लाख ऐसे रिटेलर्स हों जो जियोनी के फोन्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हों। पूरी दुनिया से जितना पैसा आता है जियोनी कंपनी के पास, उसमें से 25% ये अकेला इंडिया के लिए यूज करते हैं। इनको रेवेन्यू भी डबल करना है एंड काफी सारे और भी प्लान्स हैं एक्सपेंशन के लिए। अब प्लान्स तो हम भी बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन 2017 में आखिर हुआ क्या? अब 2017 में जियोनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज तो किया, लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स इन्होंने सेल किए
किए वो थे 30 मिलियन यूनिट्स, जो कि 10 मिलियन कम थे पिछले साल यानी 2016 से। एंड ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं था। लेकिन जब रेवेन्यू टारगेट कंप्लीट हो जाता है कंपनी का तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं लगता, राइट? तो जियोनी यहाँ पे अपने लिए नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखती है टॉप 5 कंपनीज के अंदर आना। अब आता है 2018 के रिजल्ट को देखते हैं तो टॉप 5 कंपनीज कौन कौन सी हैं? Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo एंड Micromax। जियोनी टॉप 5 में कहीं नहीं है। टॉप 5 छोड़ो, जियोनी टॉप 10 में भी नहीं है। अरे टॉप 10 छोड़ो, जियोनी कहीं नहीं है। जियोनी का मार्केट शेयर आ जाता है 0.9%। कहानी खत्म, दी एंड। अच्छा ये भी जानना है क्या हुआ? तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साल के अंदर जियोनी हीरो से जीरो बन गई? पहला रीजन है मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का एक साथ आ जाना। जियोनी अब स्मॉल ब्रांड्स जैसे कि माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, हुआवे, स्पाइस, कार्बन से भी नहीं लड़ पा रही थी, तो फॉरगेट अबाउट बिग कॉम्पिटिटर्स लाइक एप्पल एंड सैमसंग। दूसरा, नो मोर इनोवेशंस। अब एक ही फोन को बार बार डिजाइन बदल बदल के लाते रहोगे तो कौन लेगा यार? मतलब इनको आदत सी बन गई थी कि पुरानी चीज को पैकेट बदल बदल के बेचें। ऊपर से इनके प्राइस ज्यादा होने लग गए थे क्योंकि प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, रैम, इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर 2017 से जियोनी ने कुछ खास ध्यान देना बंद कर दिया था। अब आता है तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जो कि था फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। क्योंकि लियू लिरोंग की जो गैम्बलिंग स्टोरी है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी। अब जियोनी के चेयरमैन का एक स्टेटमेंट आता है यहाँ पे कि मैंने भाई गैम्बलिंग के लिए कंपनी के फंड्स को यूज नहीं किया एंड कंपनी तो ऑलरेडी लॉस में ही चल रही थी 2013 से। लेकिन अब इन सब का क्या फायदा यार? तो क्या सीईओ की गैम्बलिंग की वजह से ही कंपनी बर्बाद हुई? इसका आंसर है यस एंड नो। अब देखो, गैम्बलिंग इंसिडेंट से पहले ही जियोनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी थी। अगर डेटा को देखें तो अगस्त 2018 तक कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 648 पार्टीज को एक कलेक्टिव अमाउंट ऑफ $3 बिलियन चुकाने थे। इवन 2013 से 2015 तक की टाइमलाइन देखें तो हर महीने कंपनी $100 मिलियन से ज्यादा गवा रही थी। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि लियू लिरोंग अगर जुए में अपनी किस्मत नहीं आजमाते तो भी कंपनी तो बंद होनी थी। लेकिन एक पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि उस बंद होने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता कंपनी को। अब टाइम ज्यादा मिल जाता तो इसका मतलब यह भी था कि काफी तरीके के रिवाइवल प्लान्स के ऊपर काम कर सकती थी कंपनी, स्ट्रैटेजीज बना करके। शायद कुछ मिरेकल हो जाता, शायद कुछ टर्न अराउंड हो जाता, क्योंकि मार्केट में ऐसे और ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज को भी टर्न अराउंड होते हुए देखा गया है पहले। लेकिन जुए में 1200 करोड़ रुपए हार जाने से कंपनी बंद करने का काम जो था ना वो बहुत ही फटाफट से कर दिया। लिरोंग ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनको ये बहुत ही बुरी आदत लगी हुई है जुआ खेलने की। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फेडेक्स कंपनी का एग्जांपल दिया था। अब फेडेक्स की तरह हर कंपनी की किस्मत तो नहीं चमक सकती ना जुआ खेल के। फेडेक्स के फाउंडर का गैम्बलिंग से पैसे बनाना महज एक इत्तेफाक था, लक बाय चांस। तो बहुत ही जल्दी जियोनी के 20 सप्लायर्स ने जियोनी की बैंकरप्सी के लिए एप्लीकेशन दे दी एंड ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई बाय बैंक ऑफ शेंजेन इन दिसंबर 2018। इवन जियोनी की फैक्ट्री के कुछ पार्ट्स को भी सीज कर लिया गया। अब रही बात इंडिया की, तो 2019 में जियोनी इंडिया ने अपने शेयर्स कार्बन मोबाइल्स को बेच दिए एंड अगले ही साल 2020 में यह अनाउंस हो जाता है कि जियोनी मोबाइल्स कार्बन मोबाइल्स का एक सब ब्रांड है। बचे कुछ एसेट्स 2019 एंड 20 में जियोनी के ऑक्शन पे लग जाते हैं एंड इसी तरीके से जियोनी का ऑफिशियली दी एंड हो गया। तो महज कुछ 2 से 3 साल के अंदर एक इंडस्ट्री का मोबाइल ब्रांड जायंट कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। अब देखो, ऐसा नहीं था कि लियू लिरोंग जो कि फाउंडर थे जियोनी मोबाइल्स के, उनको कोई आइडिया नहीं था बिजनेस करने का। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद काफी सारी अच्छी कंपनीज के साथ काम किया। 2 कंपनीज जिनका नाम है शाओ बवांग एंड जिनजेंग टेक्नोलॉजी कंपनी, इन दोनों कंपनीज को इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी लीड किया हुआ है एंड इसके बाद जाके जिनली कम्युनिकेशन यानी जियोनी को इन्होंने जन्म दिया था। जिस हिसाब से हमने कंपनी का सक्सेस देखा उससे ये तो हमको पता चलता है कि लियू लिरोंग जो हैं उनके विजन और लीडरशिप में कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो गैम्बलर साइड है वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं किया। क्योंकि ये गैम्बलिंग स्टोरी तो ये है जो सामने मीडिया में आ गई, लेकिन कंपनी के बैक एंड पे कितने फंड्स इधर से उधर हो रहे हैं या फिर गैम्बलिंग में जा रहे हैं, ये अभी भी अनटोल्ड स्टोरी है। अभी के लिए लिरोंग का कुछ पता नहीं है, ऑब्वियसली कर्जे से बचने के लिए इधर उधर हो गए होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 2022 में एक और रिपोर्ट निकलती है जो बताती है कि जियोनी ने 21 मिलियन फोन्स के अंदर मालवेयर यूज किया जिससे वो अपने यूजर से अलग तरीके से प्रॉफिट निकाल सकें। इसके लिए चाइनीज कोर्ट ने उनको अलग से फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट सुना दी। अब देखो, जियोनी की रेपुटेशन और वैल्यू ज्यादा बची तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी बची थी अब यहां से बिल्कुल खत्म हो चुकी। तो इस तरह से 2018 से लेके आज तक जियोनी का कोई नाम मार्केट में है नहीं एंड आई होप आने वाले सीईओज अपनी कंपनीज को बचाने के लिए गैम्बलिंग वाला रास्ता तो बिल्कुल ना ही चुने। अगर आप जानना चाहते हो कि सोनी कंपनी कैसे 23 दिनों के लिए कंप्लीटली हैक रही तो ये वाली वीडियो देखना, एंड जानना चाहते हो कि एमटीएनएल कैसे बर्बाद हो गई तो ये वाली वीडियो देखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।